Now, what are the coordinates or how do we calculate the coordinates of a centroid? हम कैसे इवेल्युएट करते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को, ये अभी हम जानने के इच्छुक हैं, ये हम जानना चाहते हैं। बात समझ में आई? तो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, क्योंकि सेंट्रॉइड बेसिकली ट्रायंगल का ही एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, ओके। ये ट्रायंगल हमने बना लिया, तो इसके वर्टिसेस के नाम भी लिख देते हैं। सपोज इसका जो वर्टेक्स है ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज ये x1 और y1। बी के जो कोऑर्डिनेट हैं, लेट इट बी x2 एंड y2। और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट इट बी x3 और y3। तो जो कन्वेंशनल तरीका है, या जो एक तरह से जो वो तरीका जो कि सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड है, अगर उस तरीके को आप लगाते हैं, तो उस तरीके के लिए अगर आपको सेंट्रॉइड पता करना है, तो आप सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड पता करें। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल बीसी आपने पता कर दिया। इस बीसी को पता करने के बाद आप क्या काम करेंगे? आप ये काम करेंगे कि इस ए से इस बीसी को, इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, जिसका आपने नाम रख रखा है सपोज डी, so that AD is a centroid. This thing. Now, where is the centroid? AD क्या होगा? AD मीडियन होगा। इस पर सेंट्रॉइड ऐसी पोजीशन पर होगा जो इस मीडियन को 1:2, यानी ये 2 तो ये वाला हिस्सा 1:2 के रेशियो में बांट देगा। तो हम सेक्शन फार्मूला के जरिए ये पर्टिकुलर लेंथ BD अपॉन DC, इसको 1 मानकर D को पॉइंट कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर हम G लिख देते हैं, G इज द सेंट्रॉइड। AG अपॉन GD, इसको 2/1 मानकर G को इवेल्युएट कर देते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका है जिसमें सेक्शन फार्मूला इन्वॉल्व है। अगर आपके हाई स्कूल के इम्तिहान के अंदर ये बात आ जाए कि सेक्शन फार्मूला लगाकर सेंट्रॉइड को इवेल्युएट करिए, तो आपको ये वाले तरीके को अपनाना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया। बट इफ द क्वेश्चन केम इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हाउ डू यू कैलकुलेट और हाउ डू यू इवेल्युएट द सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालेंगे? आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, सपोज सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो G के हैं, और G के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो X और Y हैं। अगर आपको A, B और C इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, तो ये जो X आपका होगा ये सिंपल x1 प्लस x2 प्लस x3 इनका मीन होगा। यही बेसिकली डायरेक्ट आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। Y किसके बराबर होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये इन तीनों ऑर्डिनेट्स का मीन होगा। तो जितने भी x दे रखे हैं आप उनका मीन निकाल लीजिए, जितने भी y दे रखे हैं आप उनका मीन निकाल लीजिए। गलती होने के इम्कान कहाँ पर है वो मैं बता देता हूँ। गलती होने के इम्कान यहाँ पर है कि सपोज ये प्लस है, ये प्लस कौन सा प्लस है? याद रखिए ये फॉर्मूले का हिस्सा है, ये फॉर्मूले का पार्ट है। ठीक है, x2 की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये अकॉर्डिंगली ये प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव साइन में कन्वर्ट होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई या नहीं? ये जितने भी प्लस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये इट इज ए पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। बात समझ में आपकी आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, yes, ये बात क्लियर हो गई? ये प्लस जो लगा हुआ है yes, ऐसा नहीं है, आपको हमेशा यहाँ पर प्लस लिखना है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू सपोज x2 की वैल्यू -5 दे रखी है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इस जगह पर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे x1 -5 प्लस x3, ऐसे लिख लेंगे। तो ये प्लस जो यहाँ पर था वो माइनस में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू है x2 की वो नेगेटिव।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बहुत ही एक सिंपल तरीका है। अब कोई भी सवाल सेंट्रोइड की प्रॉब्लम का वो हम बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स की। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से या सेक्शन फॉर्मूले के जरिए हल करेंगे तो ये सवाल करना जो है वो जरा लंबा काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पर आपको आंसर चाहिए, यहाँ पर आपको यहाँ तरीका मैटर नहीं करता, तरीका सिर्फ सही होना चाहिए। लेट द क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल having vertices a 1 minus 1 0, b 5 minus 2, c 8 2 is minus 1 5 और 8, इसका मीन ले लीजिए -1 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया भाई? 8 और 5 13 -1 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। क्या किसी का x 4 है, x इसका 4 है, तो आंसर भी यही हो जाएगा। y कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आंसर सही लिखे हुए हैं तो आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। सिर्फ इन तीनों को जोड़कर आप क्या निकाल लीजिए, आप उसका मीन निकाल लीजिए। अगर कहीं और भी 4 होता, सपोज यहाँ पर 4 होता, तो हम डिफिकल्टी में फंस जाते कि ये आंसर है या सी आंसर है। तो हम क्या करेंगे, हम y भी निकाल लेंगे। तो y क्या होगा, 0 -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। कोई मसला ही नहीं है, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी 0 है 0। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्या आप सब लोगों की बात समझ में आ रही है, जो लोग पहले से बैठे हुए? अरमान, आपने सुन लिया बात ध्यान से? यस सर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्लियर, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल फंडामेंटल उसका क्लियर हो गया या नहीं हो गया? अगर हमें पूछा जाए कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं तो बता देंगे आपको? यस सर। ठीक है जी सर। ये किस ट्रायंगल के लिए बात हो रही है, जरा कोई मुझे बताएगा? शबनूर बेटा बताओ मुझे, किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम? अमान बताइए, किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम? सर हर ट्रायंगल के बारे में। एनी ट्रायंगल। सूर्यांश, किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं? सर कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है ये, अब कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। बस सिर्फ ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें सेंट्रोइड अंदर की तरफ आ रहा हो, ठीक है। अजहान, बात समझ में आ गई? वो कौन से ट्रायंगल होते हैं अजहान जिसमें सेंट्रोइड बाहर की तरफ आता है, आउटसाइड द ट्रायंगल आता है? अजहान, आप सुन रहे हैं मेरी बात? अजहान अली, हानिया बेटा, कौन से ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रोइड बाहर की तरफ आता है, आउटसाइड द ट्रायंगल आता है? हानिया, सिराज, कौन से ट्रायंगल होते हैं जिसमें सेंट्रोइड बाहर की तरफ आता है? डरकम सेंटर सर। नहीं, सेंट्रोइड किन ट्रायंगल्स के अंदर आउटसाइड द ट्रायंगल आता है? सर ऑब्ट्यूज के। ऑब्ट्यूज के आता है। किसने बताई ये बात? सर अमान ने। अच्छा, और कौन बताएगा? सुमैया, कौन से ट्रायंगल्स में बाहर आता है? मेरा भी ऑब्ट्यूज है। सेंट्रोइड कौन से ट्रायंगल में बाहर की तरफ आता है? ऑब्ट्यूज सर मेरा भी। सुमैया, आप बताइए। सर ऑब्ट्यूज। सेंट्रोइड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में बाहर आता है। अच्छा, हानिया, सुन रही हो बेटा बात? उमर, कौन से ट्रायंगल्स में बाहर की तरफ आता है? सर ऑब्ट्यूज ही होगा ना। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में सेंट्रोइड बाहर की तरफ आता है, राइट? अच्छा, सूर्यांश, कौन से में आता है? सर ये जो सेंट्रोइड है ये सारे ट्रायंगल में अंदर की तरफ ही आता है। ये जवाब दिया इसने। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सेम क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग आफ्टर द स्पैन ऑफ 1 और 2 days, और तुम लोग ये सिंपल सी बात याद नहीं कर पा रहे। 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अंदर होते हैं, और 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो अंदर भी हो सकते हैं बाहर भी हो सकते हैं। ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लेके बेटा भेजा था तुम सबको,
और तुम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो इस बात पर। ये बड़ी जो है खतरे वाली बात है, ठीक है। अब तुम सब लोग ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करो कि सेंट्रॉइड कभी भी बाहर नहीं होता, कोई सा भी ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड होता है। बार बार मैं पूछ रहा हूँ इस बात को, और एक ने गलत बताया तो दूसरे ने भी गलत बताया, फिर तीसरे ने भी, मल्टीपल मतलब चेन रिएक्शन की तरह गलत बताने लगे। मेरा मकसद तुम्हें डांटने का नहीं है, मेरा मकसद एहसास कराने का है कि जब अचानक सवाल पूछ दिया जाता है तब क्या होता है। सेंट्रॉइड कितनी सिंपल सी चीज है कि सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड रहता है। सेंट्रॉइड कैसा रहता है? हमेशा इनसाइड रहता है, ठीक है। बात सुन ली सब लोगों ने मेरी या नहीं? बोलिए। Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, अब देखिए, आप देखिए ट्रायंगल ऐसा बना लीजिए, ऐसा ट्रायंगल बना लीजिए। बेटा कौन सा ट्रायंगल है, कोई बताएगा मुझे? ये सूर्यांश कौन सा ट्रायंगल है? ये ऑब्ट्यूज है, सर, एक्यूट obtuse। है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, राइट, ठीक है। क्योंकि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये जी। थीटा, इसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है, 90 से ऊपर है ना, 90 से ऊपर है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इसके अंदर का सेंट्रॉइड मुझे पता करना है, ठीक है। मुझे सेंट्रॉइड पता करना है। सबसे पहले मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। ये एंगल जो मैंने बना रखा है ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा। अब मुझे अगर इसके अंदर सेंट्रॉइड पता करना है, उमर सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इस साइड का मिड पॉइंट लूंगा और इस साइड से मिला दूंगा, ठीक है। इस साइड का मिड पॉइंट लूंगा और इस वर्टेक्स से मिला दूंगा, इस साइड का मिड पॉइंट लूंगा और इस वर्टेक्स से मिला दूंगा। तो ये बताओ, ये जो मिलके ये वाला पॉइंट आया, ये कभी भी आउटसाइड हो सकता है क्या? कभी भी आउटसाइड जा सकता है? नो सर। ये जो No, sir. ये क्या चीज है? ये क्या चीज, ये कौन से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए मैंने, जो मिड पॉइंट ड्रॉ किए? ये सब मीडियंस है। क्या चीज है ये? मीडियंस है। क्या चीज है? बोलिए। मीडियन है। Medians. मीडियन। सुमैया सुन रही हो बेटा तुम? सुमैया, ये क्या चीज है? Yes, sir. ये मीडियंस है बेटा। मीडियंस कभी भी ट्रायंगल के बाहर जाते ही नहीं है, हमेशा अंदर होते हैं। दूसरे और कौन से चीज, कौन से अंदर हो सकते हैं? एंगल बाइसेक्टर्स भी हमेशा अंदर की तरफ होते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स भी हमेशा कैसे होते हैं? अंदर की तरफ होते हैं। सिर्फ एल्टीट्यूड और लाइन बाइसेक्टर जो होते हैं वो बाहर होते हैं। एल्टीट्यूड और लाइन बाइसेक्टर, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। Yes, sir. अभी इस चीज को, जो मेरा पुराना लेक्चर है सेंट्रॉइड वाला, वो आप लोग जाके देखना पूरा सेंट्रॉइड, जिसके अंदर चारों पॉइंट मैंने बताया, इसको प्लीज आप एक बार देख लेना और Excuse me, देखकर sir. आप लोग नोट्स बना लेना। हाँ जी बेटे बोलिए। सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक्चुअली मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत ख़राब आ रहा है, इसलिए मैं आंसर नहीं कर पा रही, तो आपको क्लियरली सुन भी नहीं पा रही थी। कौन बेटा बोल कौन रहा? हानिया? अच्छा आ गया। जी सर। हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज आई नहीं थी, कोई बात नहीं। तो जो मेरा वीडियो था उसको एक बार देखकर नोट्स बना लो तुम लोग, ठीक है। उसको पॉइंट को लिख लो, बस यही तो लिखना है कि कौन से पॉइंट अंदर रहता है, कौन सा बाहर रहता है, कौन सा एल्टीट्यूड की वजह से बनता है, कौन सा मीडियंस की वजह से बनता है, कौन सा एंगल बाइसेक्टर्स की वजह से बनता है, कौन सा लाइन बाइसेक्टर्स की वजह से बनता है, ठीक है। 4 पॉइंट है, सर्कमसेंटर, इनसेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। ये चारों के बारे में मैं बीच में भी पूछूंगा और फ्राइडे को जो टेस्ट लूंगा तब भी पूछूंगा। द क्वेश्चन इज आउट, क्वेश्चन आउट है, इन चारों के ऊपर सवाल पूछूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर, ये हम पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं सर्कमसेंटर के। सर्कमसेंटर अव्वल तो होता ही क्या है, पहले हम वो ही पढ़ लें। देखो, सर्कमसेंटर पता करने के लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज दिस इज ए ट्रायंगल। सर्कमसेंटर ट्रायंगल का वो पार्ट होगा, सर्कमसेंटर किसी भी ट्रायंगल का वो पॉइंट होगा
जिसकी दूरी हर वर्टेक्स से बराबर की होगी, जिसकी दूरी हर वर्टेक्स से बराबर की होगी, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी और ये वाली, इसकी हर वर्टेक्स से दूरी सपोज स्मॉल r होगी, क्योंकि स्मॉल r इसकी हर वर्टेक्स से दूरी है, तो यहां पर हम एक ट्रायंगल बना सकते, सॉरी एक सर्कल बना सकते हैं। कैसा? ऐसा कि जो पास हो सारे ही किससे, सारे ही वर्टिसेस, जिसका रेडियस किसके बराबर होगा, जिसका रेडियस होगा ये जो सेंटर है सरकम सेंटर, इससे हर जगह का रेडियस, हर जगह की दूरी, हर रेडियस वर्टिस से इसका डिस्टेंस बराबर होगा। खास बात क्या है सरकम सेंटर की कि इसमें हर वर्टिसेस जो होगा, हर वर्टेक्स जो होगा ट्रायंगल का, वो कहां पर आएगा, सरकमफ्रेंस पर आएगा, उस सर्किल की, जो सर्किल सेंटर, जिस सर्किल का सेंटर सरकम सेंटर होगा, और ये सरकम सेंटर से वर्टिसेस तक की जो दूरी है उसके रेडियस को लेकर सर्किल बनाया जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो सरकम सेंटर है, इसको सपोज, इसको मैंने क्या नाम दिया था, सी ही दिया था ना, ये सपोज इसका नाम सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें x और y। कैसे निकालें? सपोज यहां पर a दिया हुआ है x1 और y1, और b दिया हुआ है x2 और y2, और c दिया हुआ है x3 और y3। देखिए बहुत ही आसान है इसके कोऑर्डिनेट निकालना। ये बताइए कि इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से जितना होगा उतना ही यहां से होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बात समझ में आती है? ठीक है, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स x और y हैं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। क्या ये चीज मैं लिख सकता हूं या नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के जरिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स, इस सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहां पर जो फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर स्क्वायर टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो दो चीजें आएंगी। क्या चीजें आएंगी? दो चीजें आएंगी, दो फॉर्मूले आएंगे। उसको वेरीफाई कर लीजिए आप पॉइंट सी के जरिए। उसको वेरीफाई कैसे कर लीजिए? आप पॉइंट सी के जरिए कर लीजिए। इसका मैं एक प्रॉब्लम आपको करवाना चाहता हूं, एक प्रॉब्लम हम करवा देते हैं इसकी। या प्रॉब्लम लिखने में अभी टाइम लगेगा, प्रॉब्लम हमने लिखी नहीं है, प्रॉब्लम इसकी हम लिखने के बाद में करवा देंगे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी निकल चुका है। तो अभी जो प्रॉब्लम हमने लिख रखी है वो हम उससे करवा देंगे। ओके, ये सारी बातें रिकॉर्ड भी हो रही हैं, इसको दोबारा आप लोग देख लेंगे। अब ये प्रॉब्लम हम करेंगे, इफ पॉइंट्स a, 0, एक सेकेंड जी, हेलो जी जी बोलिए। अच्छा, अच्छा, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी मैं बाद में बात करता हूँ, ये लंबी बात है ना। हाँ, सुना आप लोगों ने? हाँ, प्रॉब्लम है इफ पॉइंट्स a, 0, 0, b, 1, 1 आर कोलिनियर देन 1/a प्लस 1/b। अब थोड़े से सवाल पेचीदा होना शुरू हो गए। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? ये तीनों पॉइंट, सपोज these points are a, b and c, and these 3 points a, b, c, suppose it is a, it is b and it is c, these 3 points are collinear, suppose, ठीक है?
कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये ए बी, ये बी और ये सी, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। यहां पर हम क्या कंसेप्ट लगाएं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 1/a प्लस 1/b। कौन बताएगा मुझे? अजहान आप बताइए कैसे निकालेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स के लिए मैंने क्या चीज बताई थी? अजहान नहीं बता रहे। अमान मलिक आप बताइए। सर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। नहीं, कल मैंने कुछ और बताया था और बिल्कुल सटीक बताया था। ये जरूरी थोड़ी है कि सी इधर की तरफ हो, ये भी तो हो सकता है कि सी जो पॉइंट है वो यहाँ पर हो और बी यहाँ पर हो। तो सिराज सर आप पूरे बताइए। डिस्टेंस को बीच सिराज वाले आप डिस्टेंस के बताइए। इक्वल रखेंगे। हाँ, इससे भी निकल जाएगा। सिराज आप बताइए। सर ऐसे भी तो निकल सकता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल सी है, वैसे ही निकलता है ना कोलिनियर। कल का वीडियो नहीं सर देखा आप एरिया ऑफ लोगों ने? ट्रायंगल, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्रायंगल कितना निकल होगा? जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? सर जीरो। सर जीरो। एरिया ऑफ प्लस ट्राइंगल बी वाला फार्मूला लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर? 1/2 एरिया ऑफ of ट्राइंगल वाला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फार्मूला किस किस को याद है? 1/2 of x1 y2 मैं minus कोऑर्डिनेट लिख देता y3 हूँ। x1 Let y2 it be minus y3 x1 y1, this is x2 y2 and it is x3 y3, ठीक है। सिर्फ 6 मिनट बचे, इसी के अंदर हमें करना है। तो इस एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते हैं हाफ मॉड x1 प्लस x2 प्लस x3। 1 आ चुका है तो हम लिखेंगे y2 माइनस y3। 2 आ चुका है तो हम लिखेंगे y3 माइनस y1। 3 आ चुका है तो हम लिखेंगे y1 माइनस y2। समझ में आया? yes sir ठीक है। तो और इस मॉड का मतलब क्या है? इस मॉड का मतलब ये है कि अगर अंदर की क्वांटिटी निगेटिव आएगी तो भी हम पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन जब कभी भी एरिया निकालने वाली बात नहीं होती, हमें कोलिनियर ग्रुप करने होते हैं पॉइंट्स, तो हम क्या करते हैं? इस हाफ को भी हटा देते हैं, इस मॉड को भी हटा देते हैं और हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? हम लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 minus y2 and we equate it to 0। ये पूरा एरिया 0 हो जाए, इसके लिए ये तभी तो होगा जब ये अंदर की क्वांटिटी 0 हो जाए। जब कोई चीज 0 होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है हमें। तो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, तो ये जो मॉड है, जो चीज नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देती है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखती है, उसका भी कोई कंसेप्ट नहीं है। इस हाफ का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हाफ दूसरी तरफ जाकर 2 हो जाना है, मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाना है और 0 से मल्टीप्लाई होकर वो कुछ नहीं बचेगा। तो हम खाली ये अंदर वाली क्वांटिटी को ही इक्वेट करा देते हैं किसके? 0 के। ये कितने लोगों के समझ में आ गई बात? सबके समझ में आ रही है? उमर समझ में आ रही है? yes sir किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। अब ये बताइए x1 क्या चीज है? x1 है ये a, x1 है a, y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, y2 है आपका b और y3 है आपका 1। ये माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है। ये क्या चीज है? माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ये माइनस हमेशा लगेगा, अगर y3 माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाना है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, अब प्लस x2 किसके बराबर है भाई? x2 है 0, तो 0 के बाद तो कुछ भी लगा लो, वो 0 ही हो जाना है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब फिर है x3, x3 किसके बराबर है भाई? x3 है आपका 1, ये वाला 1, ठीक है। x3 है आपका 1, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम उसको? मल्टीप्लाई किस करेंगे? y1 माइनस y2 से, ठीक है।
y1 माइनस y2, y1 है आपका 0, 0 माइनस y2 है आपका b, और इक्वेट करते हैं हम 0 के। बात समझ में आती है? इतना समझ में आ गया? अब देखिए यहीं से आप देखिए, ये इसको खोल दीजिए, पूरे को ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए प्लस 0 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आ गया ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या करें, हमको ये चाहिए, देखिए 1 अपॉन ए, इधर राइट हैंड साइड पे देखिए, हमको चाहिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को आप ए बी से डिवाइड कर दिए, हम दोनों तरफ से कर सकते हैं डिवाइड। बात समझ में आई? क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये 0 नहीं होने वाला। ठीक है, ए बी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। आंसर आ गया आपके पास। क्या कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा? यस, ऑप्शन दे रखा है, ये रहा। आपको आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है उसका, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ो, सबके समझ में आ गया? यस सर। जी सर। जी। ठीक है, मैं अब 1 मिनट बचा है, तो आप लोग दोबारा आइए, अभी कई सवाल और रहे हैं। Yes, sir. Now the question is, if P minus 1 1 is the midpoint of the line segment joining A minus 3K B 1 comma K plus 4, then the value of K is, तो कोई पॉइंट्स हैं, ये A है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 कॉमा K, और दूसरा कोई पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 कॉमा K प्लस 4। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका मिड पॉइंट है एक। अगर इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, अगर इनका हम ज्वाइन कर देते हैं, तो इनका जो मिड पॉइंट है, इनका जो मिड पॉइंट है वो ये है। सपोज ये जो पॉइंट है ये है -1 और 1। मिड पॉइंट है तो भैया ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर होने वाली है। तो इसको अगर हम m1 कह रहे हैं तो इसको m2 कह रहे हैं, तो m1 अपॉन m2 किसके बराबर होने वाला है, 1 के, यानी m1 और m2 दोनों बराबर होने वाले हैं। जब ऐसा होता है तो ये जो पॉइंट है P, इसके जो x होते हैं वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होता है, और इसका जो y है वो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होता है। ये बेसिकली स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला की जो स्पेशल कंडीशन होती है उसमें से एक कंडीशन ये है कि पॉइंट मिड पॉइंट हो। अगर मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या है, m1 और m2 दोनों का रेशियो 1 होगा, यानी m1 और m2 दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आई? यानी 1:1 के रेशियो में ये पॉइंट बांट रहा है इस लाइन सेगमेंट को। ऐसे केस में यहाँ पर x जो बराबर हो जाएगा, ये x कहां से लेकर आया हूं मैं, ये x ये वाला है, ये y कहां से लेकर आया हूं मैं, ये y ये वाला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम क्या करें, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर 2 अननोन दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ k पूछिए हमसे, तो जब 2 अननोन दे रखे तो हम ये वाला फॉर्मूला रख देते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों में? ठीक है, क्या कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। हम क्या लिखें, हम सिर्फ, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये वाले p के, ध्यान से देख, आप लोग देख पा रहे हैं, इस p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1, क्या मैं ऐसे लिख दूं -1 इज इक्वल टू, -1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि k आपके यहाँ पर है। इस वाले 1 को देखिए, इस वाले को, दूसरे वाले 1 को, तो दूसरे वाला 1 यानी +1 इज इक्वल टू k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। कितने लोगों के समझ में आ गया ये? सर अमान के समझ में आ गया? k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एक बार सर और ही बुलाए। नहीं आया समझ में।
उमर समझ में नहीं आया? सर एक बार और बोलिए। हाँ ध्यान से सुनो, अब मैं फिर से बता रहा हूं। ये बताओ सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। स्पेशल कंडीशन समझ में आ गई सेक्शन फॉर्मूला की? यस सर। तो स्पेशल कंडीशन में इस y को देखो, इस y को, ये वाला जो p का जो y है, ये p का जो y है इसको 1 लिखूं, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, यस सर। y1 किसके बराबर है? k के बराबर है। y2 किसके बराबर है? k प्लस 4 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 1। तो k यहां से किसके बराबर आ गया? -1। बहुत सिंपल सवाल है, आंसर हो गया बी। शादमा समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? सिराज? Yes, sir. यस सर, आगे समझ। सिराज समझ में आ गया? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब समझ में आ गया तो आगे का सवाल देखते हैं। आज मैं ज्यादा सवाल लेकर आया थोड़े से, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अभी मैं इस सवाल को सॉल्व कराने जा रहा हूं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos phi plus b sin phi, 0 एंड 0, a sin phi minus b cos phi। दो पॉइंट्स हैं जिसमें एक के कोऑर्डिनेट्स है। ये बेसिकली क्या चीज है? इतना हिस्सा ये x1 है, ये क्या चीज है? ये y1 है, और ये क्या चीज है? ये x2 है, और ये क्या चीज है? ये y2। ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई दो पॉइंट है, सपोज ये a है, ये b है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो a b जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका निकाल लें हम अंडर रूट। बात समझ में आ रही है? ठीक है? यस सर। और ये पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ये बात याद रखिए, क्योंकि स्क्वायर्स हैं अंदर, तो नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब यहाँ पर x2 किसके बराबर है? वो बराबर है 0 के। x1 किसके बराबर है? वो बराबर है a cos phi प्लस b sin phi, और इनका नेगेटिव लेके इसका स्क्वायर करो तो इस नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं रह जाती। ये जो नेगेटिव है ना, इसकी कोई मीनिंग नहीं रह जाती, स्क्वायर हो गया तो। प्लस आप क्या लिखेंगे? y2 किसके बराबर है? a sin phi माइनस b cos phi, -0 है तो हम लिखते ही नहीं, वो -0 अंडर रूट लगा दीजिए इसका। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। अब इसको आप लिख लीजिए। इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, इसको इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, क्योंकि ये माइनस है तो ये स्क्वायर हो जाने के बाद भी प्लस हो जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस 2ab sin phi cos phi। ओके, अब मैं इस वाली चीज को लिख रहा हूं नीचे की तरफ, प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर phi। अब ये माइनस है तो यहां पर माइनस आना है, -2ab sin phi cos phi। ये sin phi और cos phi, ये वाली जो टर्म है ये दोनों कट जाएंगी, क्योंकि यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। बात समझ में आती है या नहीं आती? ठीक है, यस सर, यस सर, आ गया। इनको कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi। sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi। मास किसके बराबर होता है? sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi। सर 1 1 के बराबर।
प्लस, अच्छा अंडर रूट लगा हुआ है सबके ऊपर, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 और यहां पर अंडर रूट। लेकिन अब 1 नहीं हुआ क्योंकि एक साइन स्क्वायर 5 यहां पर है, एक यहां पर है, दोनों को जोड़ दें तो 2 हो जाएगा। मास सही कह रहा हूं मैं? यस सर। बेटा सही नहीं करा मैं फंसाता हूं ऐसे ऐसे पूछ के, कुछ नहीं करा मैं सही। ये 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यही आंसर है। ठीक है, 1 कैसे हो जाएगा, वो तो अलग मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये ढूंढने में बड़ी परेशानी होने वाली है आज तुम लोगों को। यहाँ पर क्या होगा बताओ भाई आंसर? आंसर ऊपर भी लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। कौन बताएगा? सर डी। डी तो गलत बता रहे हो तुम। सर डी होगा। डी होगा। डी दो लोगों के कहने से मैं मान जुड़ जाऊंगा। सिराज क्या होगा आंसर? सर डी होगा। ठीक है चलो, आज तुम 3 हो गए हो तो इसलिए मान ली मेरी बात, यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करें। अभी मैं क्लास में 20-20 सवाल भी कराने वाला हूं एक साथ, ये बात याद रखना। अभी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं मैं नंबर। द लेंथ ऑफ मीडियन PQ ऑफ ए ट्राइंगल PQR हैविंग वर्टिसेस एट P, Q एंड R। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं, उसमें लेंथ निकालनी है PQR। निकाल सकते हैं आप लोग? देखिए बहुत बहुत सिंपल है। ये ट्राइंगल है, ये P है, इसमें ये चीज गलत है, ये PQ नहीं होगा बल्कि ये होगा PD। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये जो होगा वो PD होगा, सॉरी PD। PQR ये कोई एक ट्राइंगल है, P के जो वर्टिसेस दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0, -1, हाँ सब लोग मौजूद हैं? यस सर। यस सर। मैं जब चला जाता हूं तो तुमको क्या नजर आता है? सर कुछ भी नहीं। मतलब ये स्क्रीन नजर आना बंद हो जाती है? यस सर सर। बंद हो जाता है। यस सर। तुम लोग आपस में बात करते हो? नहीं सर, कुछ खाने की आवाज आती है पीछे से। आपस में खा रहा हूं मैं कहाँ खा रहा हूँ कुछ? मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा। मतलब तुम्हें दिखता क्या है, सामने क्या दिखता है? स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है? यस सर, आप चले जाते हो तो स्क्रीन ब्लैक ही होता है। और क्या नाम, आवाज किसकी आती है? आपस में आप लोगों की आवाज आती है? यस सर, आ जाती है अगर कोई Yes, sir. बोलता है। आप लोगों की आवाज आती है? ओके। ये कभी कभी हैंग हो जाता है, जो मैं दरअसल टैबलेट यूज करता हूँ वो गड़बड़ करता है, तो उसमें पेन अगर कुछ अलग अंदाज में चल जाता है तो वो हैंग हो जाता है। बहरहाल कोई बात नहीं। एनीवे, तो ये जो P है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 1 है, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, 1, और R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0, 3। राइट? अब हमें क्या पता करना है? लेंथ ऑफ मीडियन। कौन सा? PD दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि D यहां पर होगा। भाई D कहां पर होगा? यहां पर होगा। राइट? तो हमें क्या पता करना है? ये जो PD है, ये जो PD लाइन बनाई है आपने, ये वाली जो PD लाइन है, इसकी लेंथ पता करनी है। इसकी क्या चीज पता करनी है? लेंथ पता करनी है। तो बहुत आसान है, पहले तो आप D को पता कर लीजिए। D को पता करना बहुत आसान। D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? D का जो x होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2 + 0/2 यानी कि 1, और D का जो y होगा वो किसके बराबर होगा? 1 + 3/2 = 2। ये मैंने यूं ही पता कर लिया। कैसे पता कर लिया? क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में,
धीरे धीरे आप बहुत तेज करने की आदत डालेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स हम 1 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? ये जो 2 है, आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं ना, समझ में आ रही है ना बात? देखिए यस सर। ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 0 है, इसका मीन डी का x हो जाएगा, और ये वाला जो 1 है और ये वाला जो 3 है, इसका मीन डी का y हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, एक तो p मिल गया, एक d मिल गया। इसकी लेंथ निकालनी है। फौरन से क्या करेंगे हम? फौरन से हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर है? अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि वो फार्मूला क्या होता है कि, सॉरी मैंने y पहले लिखा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। x2 किसके बराबर है? तो इस पॉइंट को 1 मान लीजिए, इस पॉइंट को 2 मान लीजिए। x2 बराबर है 1 के, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 बराबर है 2 के, 2 यहां पर -1 है, फार्मूले में भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 3 और 9 अंडर रूट, ये हो गया आपका अंडर रूट 10। बात समझ में आ गई? डिस्टेंस कितना आ गया? अंडर रूट 10 यूनिट्स आ गया। क्या आंसर है? यस, आंसर है सी इज द आंसर। कितने लोगों के समझ में आ गया? अगर किसी के नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम कितने लोगों को करना आ गई? आ गया सर। ठीक है, ठीक है, आसान प्रॉब्लम है ये, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, Yes, आसान sir. प्रॉब्लम है। बस सवाल ये है कि एक स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को कर रहा है 50 सेकंड में, आप करें उस स्टूडेंट के मुकाबले में इसको 40 सेकंड में। ठीक है, सारा मामला ये है, जल्दी करनी है। तो आपको फटाफट दिमाग में कैलकुलेशन ये करना है कि इस डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और डी के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ये वाली इक्वेशन लिखनी है। बस डी के कोऑर्डिनेट्स आपको बहुत जल्दी निकालने हैं, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी आप क्या करें, रफ फिगर बनाएं, यहाँ पर डी लिखें, यहाँ पर आप क्यू लिखें, यहाँ पर आर लिखें, और यहाँ पर आप क्या लिखें, पी लिखें। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। 9:45 बज गए। कल इंशाल्लाह फिर हम कुछ करेंगे आगे मैथमेटिक्स में, और इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे कल में। ओके, अगर ज्यादा कुछ नहीं बचा है तो ठीक है। सर आप प्लीज जो चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं वो सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। वो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा उनके नेम। मैं नहीं सुन पा रहा, क्या कह रही हूँ? सर जो चैप्टर्स आप टेस्ट में लेंगे फ्राइडे को, उनके सारे उन चैप्टर्स के नाम आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा प्लीज। तो कर दो दिए मैंने। अच्छा सर, मैंने चेक नहीं करा, सॉरी। वो फोटो जो भेजा है उसमें लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा था ना, इस पर लिखा था, जी सर। जो बोर्ड पर जो लिखा, व्हाइट बोर्ड, इस पे सर आपने स्क्रीनशॉट जी, सर। भेजा। क्या करें? वीडियो में होगा सर। स्क्रीनशॉट जो है उसके, उसमें जो भेजा है मैंने, स्क्रीनशॉट पे लिखे हुए हैं वो सारी चीजें। क्या क्या है? ट्राइंगल है, सेंटरॉइड है, वो ट्राइंगल है, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, मोशन है, और एक और था, पांचवा कौन सा है? पांच सर ग्रेविटेशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, आपके Motion. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल। जी Motion. अभी मैं देख के बता दूंगा आपको, ठीक है? अभी मैं देख के भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।